तो थैंक यू गाइस। आज न्यू वाला एपिसोड, जिसमें कल हमने जाना था कि कैसे स्विच किया था। आज अपन जानेंगे कि क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, जबकि जब नॉन सीएस बैकग्राउंड टू सीएस में कैसे, सॉफ्टवेयर में कैसे क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, कैसे आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए उन्होंने, वो बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो थैंक यू रवि, शंकर, फॉर कमिंग हियर। वी विल फॉरवर्ड, मतलब अभी आगे लेके जाएंगे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ रवि को। तो आपने मतलब जब मसे का कोर्स किया, तो उसके बाद कुछ इंटरव्यू में डिफिकल्टीज आई या कुछ इंग्लिश प्रॉब्लम था आपको, ऐसा कुछ आपका है? देखो, मसाई में बेसिकली जो आपको लास्ट यूनिट में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे इंटरव्यूज क्रैक करना होगा आपको। बेसिकली कुछ मॉक इंटरव्यूज आता है जिसमें कि आपको रियल कंपनी से लोग आके आपका इंटरव्यूज लेते हैं, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चंस भी पूछते हैं और आपको रियल टाइम में उसका रिप्लाई देना होता है। और उसके बेसिस पे वो लोग आपको रिपोर्ट सबमिट करते हैं मसाई को। तो वहाँ पे इंटरव्यू का आप बार बार इंटरव्यूज देने के बाद आपका उस हिसाब से प्रैक्टिस हो ही जाता है। तो इंटरव्यू में इंग्लिश का भी वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। एंड या वहाँ पे हर यूनिट में आपको स्पोकन इंग्लिश प्लस आपको इच क्लास में आपको बोलना भी होता है। आपको प्रॉपर इंग्लिश के साथ आपको इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट के साथ प्लस टीचर के साथ भी। तो ऐसे करते करते आपको 6 यूनिट तक आपको सारे प्रैक्टिस हो जाता है इंग्लिश का। और रहा बात इंटरव्यू देने का एंड रही बात जैसे नॉन टेक्निकल फील्ड से आप टेक्निकल फील्ड पे आते हो, तो उस टाइम क्या होता है ना कि आपका होता है कि बहुत सारा बेसिक्स कुछ कुछ छूट जाते हैं कि आपको जैसे कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होते हैं, वो लोग जितना कॉलेज से बेसिक्स क्लियर करके आते हैं पे अच्छे से ग्राफ कर सकते हैं। बट हम लोग जैसे ही नॉन टेक्निकल फील्ड से है, तो हमको जब पढ़ाया जाता है, हम जो पढ़ाया गया है बस उसको ही करते हैं। लेकिन बाकी जैसे कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, इतना कुछ नहीं आता है। लेकिन हाँ, इंटरव्यू में उस बेसिक रिलेटेड कुछ भी आता है, तो उस टाइम में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन हाँ, एक इंटरव्यू में हमें सपोज कुछ क्वेश्चंस पूछा गया और हमने सपोज उसका आंसर नहीं दे पाए, हम उसको मार्क डाउन करके रखते थे इंटरव्यू के टाइम में ही। हम उसको इंटरव्यू के बाद सपोज वो इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाया, हम उस क्वेश्चन को इंटरव्यू के बाद और एक बार डिस्कस करते कि एक्चुअली क्या पूछा गया था और इसका क्या रिप्लाई हो सकता था। तो उस सब के बेसिस पे हम नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आता है हमें। एंड सेकेंड अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आता है। जैसे कि होता है ना कि सपोज हम कुछ इंटरव्यू के, सपोज कुछ यूनिट का पर्टिकुलरली कोई सेक्शन मिस कर दिए होंगे, सपोज उसी क्लास का हमें कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आ, तो वहां पे भी हमें दिक्कत आ सकता है। तो इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपको इसको हमेशा प्रिपेयर करना होगा। सपोज एक इंटरव्यू आपका मिस हो गया, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको होप छोड़ना है, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो मतलब वहाँ पे क्या क्या मतलब कैसे रहता है उसका सिलेबस? 6 यूनिट्स रहते हैं आपने बोला है, बट वहाँ पे सपोज यस। फर्स्ट यूनिट में फेल हो गए, तो उसमें मतलब फिर से बिठाते हैं या कुछ क्या क्या प्रोसेस रहती है? क्योंकि लोगों को मतलब सब्सक्राइबर को ज्वाइन करना होगा, तो क्या क्या करना पड़ेगा, वो भी बता सकते? तो बेसिक तो बेसिकली साइंस में एक्चुअली 6 यूनिट का कोर्स होता है। आपको हर एक यूनिट में एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जैसे डीएस है, लेकिन कंपलसरी हर एक यूनिट होता है। और डीएसए का एक एक टॉपिक मान के चल सकते हैं, एक एक वीक में कंप्लीट किया जाता है। लेकिन हाँ, फर्स्ट यूनिट पे जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है। एंड सेकेंड यूनिट में हमें एचटीएमएल वगैरह सीएसएस वगैरह ये सब पढ़ाया जाता है। एंड यूनिट में हमारा एडवांस जावास्क्रिप्ट। ऐसा करते करते आपका कोर्स डे बाय डे एडवांस लेवल पे चला जाता है। फोर्थ यूनिट पे आपका रिएक्ट एंड यूनिट पे अपना डेटाबेस के साथ मोंगो डीबी प्लस नोड जेएस वगैरह
पढ़ाया जाता है। तो इस बेसिस पे हमें हर एक कवर किया जाता है। तो रहा बात हर एक यूनिट पे आपको क्या होता है ना कि आपको हर एक हफ्ते वीक में आपको एग्जाम होता है, आपको वो क्लियर करना रहता है। एंड हर एक वीक के बाद, जैसे 4 वीक के बाद एक यूनिट खत्म होता है, तो उसमें आपको फोर्थ 4 वीक का समरी निकाल के आपने कैसे परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे वो लोग थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं। इसके आगे अगर नहीं रख पाए तो आपको उस यूनिट को रिपीट करना होगा। एंड उसको रिपीट करने का भी एक लिमिट होता है। जैसे कि आप एक यूनिट को ऑन 2 टाइम से ही कर सकते हो। अगर सेकंड टाइम भी आप उस पे फेल हो जाते हो तो आपको कोर्स से बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक मेजर प्रॉब्लम है वो। ओके, थैंक यू। बट मैं शंकर से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि शंकर और मैं एक ही बैच में थे। और शंकर को मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो एक यूनिट में डबल डबल बैठा है। तो वो बताएगा कि उसने क्या किया कि वो मतलब उसने सब क्लियर कर दिया, अच्छे से जॉब मिला दिया। तो उसमें क्या क्या किया उसने और क्या क्या नहीं करना, वो बता सकते हैं। या थैंक यू। ठीक है, मैं तो बताता हूँ। पहले इस टॉपिक पे आता हूँ कि कैसे यूनिट को पास करते हैं। अगर यूनिट में क्रॉस भी लग गया तो फिर कैसे उसको क्रैक करना है। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जनरल थिंग्स कि अगर आप नॉन कोडिंग फील्ड से हो, कोई आपने बीटेक वगैरह करके नहीं रखा, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो फिर आपको कोडिंग फील्ड में आने के बाद कितना स्ट्रगल करना होता है और क्या आपको एफर्ट लगाना होता है जो आप उससे क्रैक कर सकते हो। सबसे पहली बात है कि अगर आप जब से नॉन कोडिंग से स्विच कर रहे हो कोडिंग वाले में या टेक्निकल फील्ड में, तो फर्स्ट में जैसे HTML CSS पढ़ना, वहां तक तो मजे आते हैं। बेसिक और सबका मजा आता है, आपको भी मजा आएगा वहां तक। हाँ, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट आपको विजुलाइज होगा कि कोई भी स्क्रीन पे जैसे कि कलर लग रहा है या स्ट्रक्चर बढ़ना है, डिव यूज कर रहे हो, सबको लेकर डायरेक्ट रिजल्ट दिखेगा, तो उस समय सही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहीं पे जब जावास्क्रिप्ट में स्विच करते हो, तो जैसे HTML एक स्केलेटन बन गया, फिर उसका डिजाइनिंग के लिए CSS सीख लिए, जावास्क्रिप्ट आया उसमें फंक्शन डालना, तो जावास्क्रिप्ट भी सही लगेगा। जब फ्रेमवर्क पे आते हो तो आपका फिर माइंड थोड़ा, ये क्या बोलते हैं, ज्यादा स्ट्रेस फील होना चालू हो जाएगा कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा। तो उस टाइम ही आपको फोकस करने वाली बात है। उस टाइम ही आपको क्या करो कि ये नहीं है कि वहां से स्किप कर दिए, आप यूट्यूब पे जाओ, एटलीस्ट 3 4 मतलब कुछ वीडियो एक्सप्लोर करो, उसमें से आप 3 4 फिल्टर करो किसी भी चैनल को। और उस चैनल में से अब किसी भी जैसे फ्रेमवर्क सीख रहे हो, तो वहां पे किसी भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक कंपोनेंट आपको समझ में नहीं आया कि रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है, तो उस 3 4 सेलेक्ट चैनल जो आप सिलेक्ट किए हो, उस 3 4 में से देखो कि कंपोनेंट को किसने अच्छे से डिफाइन करके रखा है और वो कौन सा प्रेडिकल बता रहा है कि हाँ किस टाइप से कंपोनेंट फंक्शन कर रहा है। फिर वो चीज फॉलो करो और उसको नोट डाउन करो, और उसका ज्यादा नहीं, आप 3 4 कंपोनेंट का ना एकदम डिट्टो कॉपी करो। कोई भी कंपोनेंट बनाया गया ना, कहीं भी पास किया गया, डिट्टो कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करने के बाद ना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप खुद से कॉपी करने की जरूरत नहीं, आप सीख ही जाओगे वो चीज। सेम अप्रोच ना किसी भी लॉजिक में, मतलब किसी भी टॉपिक पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे प्रोग्रामिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो इस टाइप से ना आप वो सीख जाओगे, कोई भी फ्रेमवर्क आपके लिए इजी हो जाएगा उसको क्रैक करना, ये सब। तो इस टाइप से आप मतलब नॉन कोडिंग फील्ड से भी ना अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो, और वो चीज सीख सकते हो कि कैसे क्रैक करना हमको और कोडिंग फील्ड में कैसे आना। सेम पॉइंट मैं अब सोचता हूँ सब में अप्लाई हो रहा है। मैंने पाइथन का जेंगो भी सीखा हूँ। जेंगो का भी मुझे कुछ नहीं आता था, जेंगो का डी भी नहीं आता था। मेरा ये हाल था कि मैं जेंगो को डी जेंगो बोलता था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि उसमें डी साइलेंट होता है, तो मैं उसे डी जेंगो बोलता था। बट मैं अभी जेंगो में मेरा इतना कमांड है कि मतलब ठीक ठाक किया। और जेंगो भी मैंने किस स्पेशल कोई ट्रेनर से नहीं सीखा था, जेंगो का मैंने एग्जैक्ट कॉपी किया यूट्यूब का किसी, सॉरी उस चैनल का मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो नाम था उसका, उसका मैं एग्जैक्ट कॉपी किया था।
उसने 2-3 प्रोजेक्ट बनाया था, 2-3 प्रोजेक्ट में एग्जैक्ट कॉपी किया था, फिर से मेरे को वहाँ पे क्लियर हो गया कि एपीआई कैसे काम करता है, कैसे बनाना चाहिए, फंक्शनल क्या होता है, रेस्ट फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। एग्जैक्ट कॉपी करने के बाद उसके बाद उसका सहारा लेना छूट गया, क्योंकि उसके बाद मैं खुद ही सीख गया था। तो किसी भी टॉपिक को सीखना मेरे लिए, अगर मैं बोलूँ तो सबसे इजी पॉइंट है कि तुम 2-3 प्रोजेक्ट या 2-3 उससे रिलेटेड कॉपी करो, कॉपी करके सीखो, उसके बाद ऑटोमेटिक तुम सीख जाओगे उस चीज कैसे काम करता है। उसके बाद तुम अपना माइंड लगा सकते हो। और ये मेरा बात मसाई में, तो मसाई में मैं 2-3 बार में 2 बार मैं रिएक्ट पढ़ा था वहाँ, क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा था। तो सेकेंड बार में मैंने सेम अप्रोच अप्लाई किया था जो अभी मैं बताया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ। वो 3-4 चैनल मैं सिलेक्ट करके रखा था, उस चैनल से जो भी, क्योंकि मेरा इंग्लिश समझने में भी मुझे प्रॉब्लम था, तो मैं क्या करता था जब पढ़ाई हो गया वहाँ पे, तो आया यूट्यूब पे, सेम टॉपिक को ट्राई किया, क्योंकि उस समय चैट जीपीटी भी नहीं था, तो डायरेक्ट यूट्यूब भी एक ऑप्शन था वहाँ पे। तो सेम टॉपिक को इधर देखा, क्या वो एक्सप्लेन कर रहा नहीं कर रहा, फिर उसको देखकर और क्या किए कि जो कर रहा है वो मैं करके देखता था कोड, इस VS कोड में, और वो हो गया तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज मैं सीख गया हूँ। वो चीज करते करते फिर अगर इंटरव्यू क्रैक करने का बोले तो किसी भी टॉपिक में, मतलब किसी भी लैंग्वेज में देख लो, पाइथन कवर करो, रिएक्ट कवर, जावास्क्रिप्ट कवर करो, इस समय अगर टोटली हार्डली मिलाया जाए ना तो 80 से 90 क्वेश्चन ही ओनली होते हैं ना, जो आप तुमसे वर्बली पूछा जाता है। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट कंपोनेंट क्या है। तो वही बात है कि तुम वो सारे क्वेश्चन का लिस्ट डाउन बना लो, अगर फ्रेशर हो तो लिस्ट डाउन बनाकर एक बार रट्टा लगा लो, थोड़ा मोड़ा, रट्टा नहीं बोलेंगे बट ये कॉन्फिडेंस ले लो कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम उसका रिस्पॉन्स कर सको। मतलब ये कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि मैं इसका रिस्पॉन्स अच्छे से बोल लूंगा, तो इंटरव्यूअर तो एक्सप्रेस थोड़ा वहीं से हो जाता है, थोड़ा तुम्हारा गलत भी रहेगा तो वो ये हो जाएगा, फ्रेशर के लिए चलता है। और दूसरी बात, डीएसए का तो प्रैक्टिस करना होगा, डीएसए प्रैक्टिस करो। कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, लीड कोड ले लो या कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, बेसिक लेवल क्वेश्चन वहां से क्रैक होगा। बाकी बात देखते हैं, कल के सीरीज में बताता हूँ कुछ और हिंट। तो मतलब ऐसा है कि आपने जो बोला कि मैंने पाइथन भी सीख लिया, जो कि तो आपका मतलब मसाई में जो नोड जेएस वो बैकएंड क्या बैकएंड के लिए यूज होता था। इसका मतलब एक टेक्नोलॉजी सीखेंगे बैकएंड की तो दूसरी टेक्नोलॉजी इजी से मतलब इजी वे में सीख सकते हो, ऐसा कुछ। हाँ कंसेप्ट सेम ही, हाँ हाँ कंसेप्ट सेम ही होता है हर जगह का, बस उसका लिखने का स्ट्रक्चर अलग होते हैं। और हाँ मेन यही समझे, अगर तुम एक लॉजिक वहां पढ़ रहे हो कि कंपोनेंट क्या होता है, तो सेम पाइथन में वही है, फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन में कैसे आर्गुमेंट पास होता है, सेम चीज यूज कर रहे हैं यहीं पे। रीयूजेबल फंक्शन बनाना रहता है, उधर का रीयूजेबल कंपोनेंट बना रहे हैं। लॉजिक सेम ही होता है, बस एक बार समझना होता है कि वहां कैसे लिख रहे हैं, यहाँ कैसे लिख रहे हैं। ओके। तो रवि आप भी एंड्रॉयड पे काम किया हो, तो उसमें कुछ आपको भी हेल्प हुआ है क्योंकि एग्जिस्टिंग जैसे रिएक्ट आपने सीखा है ऑलरेडी, तो उससे कुछ मतलब हेल्प हुआ है जब एंड्रॉयड बना रहे थे रिएक्ट नेटिव। बेसिकली हम जो एंड्रॉइड बना रहे हैं ना वो रिएक्ट नेटिव पे बना है। तो रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव सेम ही होता है, लेकिन उस पे हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव पे बेसिकली। तो उस पे जस्ट सिंटैक्स वगैरह तो सब सेम ही होता है, लेकिन हाँ उस पे हम पहले से ही सारे वेरिएबल्स का डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा टाइप है। तो ये बस एक नया चीज़ है उधर, बट उसके अलावा कुछ ऐसे डिफरेंस है नहीं। लेकिन हाँ आपको एंड्रॉयड का बेसिक्स पता होना चाहिए कि कैसे हम रन कराएंगे, कैसे उसको डिप्लॉय करवाएंगे, और उसका जो भी रिएक्ट नेटिव पे होता है हमारा, जावा में उसका कोड होता है। बहुत कुछ ऐसे होता है, जैसे हम अपने प्रोजेक्ट पे ही यूज किया है। बहुत सारे ऐसे चीज है कि जो जो रिएक्ट नेटिव पे ना करके उसका नेटिव कोड जो जावा में लिखा गया है एंड्रॉयड का, उस पे जाके आपको लिखना पड़ता है। तो वो सब हमें बेसिक तो इतना पता नहीं था, लेकिन हाँ हम करते करते सीख गए। तो सपोज कोई फंक्शनलिटी आपको लगाना होगा तो आप पहले एक्सप्लोर करोगे कि वो तो फर्स्ट टाइम ही होगा हमारे लिए कि हम कुछ नया चीज इम्प्लीमेंट करें। तो आपको पहले एक्सप्लोर करना होगा, रिसर्च करना होगा कि हाँ कैसे किया जाता है। अगर हाँ आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप सीनियर से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हेल्प ले सकते हैं कि मतलब कैसे किया जाएगा।
लेकिन हाँ, आप सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आपको दिक्कत ऐसे कुछ होगा नहीं। आप कोशिश करोगे तो आपको मिल ही जाएगा उसका सोल्यूशन। तो रिएक्ट नेटिव पे एंड्रॉयड बनाना मेरे हिसाब से तो इजी है। और हमने एक या दो एप्लीकेशन तो ऐसे ही बना लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। ओके। जिसको रिएक्ट बट आता है बेसिकली वो बना सकता है एंड्रॉयड ऐप। ओके, मतलब अभी अभी तो ये आए बहुत सारे ये आए था। तो आपका मतलब फेवरेट ये आए कौन सा है कि जो मोस्ट ऑफ मतलब फेवरेट है आपका कि वहां पे मिल ही जाएगा सॉल्यूशन, ऐसा कुछ ये है आपके पास? नाम है तो बता दो ना, क्योंकि यूजर को देखो, भी। अभी तो फिलहाल तो चैट जीपीटी 3 वर्जन में ही हमारा काम हो जा रहा है। उसके लिए प्रो लेना या ऐसे कुछ पेड सर्विस यूज करना मुझे नहीं लग रहा सही है। लेकिन हाँ, चैट जीपीटी पे आप कर सकते हो। अगर कोई टोकन का इशू है कि आपको बड़ा कोड बेस बन गया है और आप सबमिट कर रहे हो चैट जीपीटी में कुछ सोल्यूशन के लिए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप बोल्ट पे जा सकते हो, सॉरी, ग्रोक पे जा सकते हो। वो भी अच्छा खासा AI टूल है जिसपे आपका जो भी आप कोड दोगे उसको पूछने के लिए, तो वो बहुत लेंदी कोड भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो या यही दो हम बेसिकली यूज करते हैं अपने कंपनी में। तो तो आ, बेसिकली ग्रॉक भी आया, लेकिन उससे पहले हमारा चैट जीपीटी पे ही सारा कुछ काम होता था। मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके रिजॉल्व होते हैं चैट जीपीटी पे। यस। तो अभी शंकर कुछ काम से मतलब जो हमारा थर्ड पार्टनर है वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया, तो मतलब हम दोनों ही कंटिन्यू करेंगे कि आगे वाला कि अभी क्या होता है ना। मतलब मैं भी सीखा हूँ, मैं भी नॉन सीएस बैकग्राउंड से ही था, आपको कल ही पता चला होगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, पाइथन में जब भी आप मतलब मैं भी पाइथन बैकएंड ही डेवलप करता हूँ, मैं भी पाइथन में ही काम करता हूँ। तो मोस्ट ऑफ थिंग क्या होती है ना, जब रिएक्ट से मतलब नोड जेएस जो मांगोडीबी जो नोड जेएस एक्सप्रेस आप सीखते हो, वो जब सीख के बाहर आते हो ना, तब आपको कोई भी मतलब ऐसा है कि एक लैंग्वेज सीख लो। मैं तो बोलता हूँ हर किसी को एक लैंग्वेज सीखेगा और एक फ्रेमवर्क सीखेगा उसका, तो कोई भी इम्पॉसिबल नहीं कि भाई 10 दिन के अंदर तुम अलग लैंग्वेज सीखोगे, दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हो। हाँ, कोई ये भी नहीं मैं है। भी पाइथन बीच में ट्राई किया था। पाइथन ऐसे भी डिफिकल्ट नहीं है, मेरे को बेसिक भी नहीं आता है पाइथन का। बट रिएक्ट सीख गए तो पाइथन भी इजी है। क्योंकि सिंटैक्स वगैरह थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन जैसे फंक्शन वगैरह होता है वो सब सेम ही होता है। मतलब जो काम होता है बेसिकली वो सेम होता है, लिखने का तरीका बस चेंज होता है। हाँ, और वो दूसरा मतलब जब आपको डीएसए की मतलब लॉजिकल थिंकिंग के लिए डीएसए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि रवि फ्रंट एंड में यस। काम करता है, लॉजिकल थिंकिंग पे ही काम करता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम। जो कोई डिजाइन का काम नहीं रहता मोस्ट ऑफ द टाइम, बट लॉजिकल जब काम करते हो ना तो उसके लिए डीएसए बहुत जरूरी है। तो मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि डीएसए पढ़ लो। डीएसए मतलब बेसिक तो आना चाहिए सबको, ये मानता है रवि भाई। हाँ, क्योंकि जैसे कि आर स्ट्रिंग वगैरह मैनेज करना, ऑब्जेक्ट के साथ मैनेज करना। क्योंकि बेसिकली चीज क्या होता है, डेटा को लाके आप वेबसाइट का मतलब क्या होता है, डेटा को लाके वेबसाइट पे आपको दिखाना होता है हर वेबसाइट पे। तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ बेसिकली खेलना आना चाहिए। तो आप जितना ऑब्जेक्ट के साथ फेमिलियर हो तो आपको बहुत इजी होगा। तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को आपको ज्यादातर प्रैक्टिस करना होगा। और दूसरा मतलब एक जनरल क्वेश्चन रहता है कि मतलब मैं भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था पहले कि कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि ना हमने कभी इंटरव्यू दिया है ना कभी किसी ने भी नहीं दिया। हम भी फर्स्ट टाइम बैठे थे, तो वहाँ पे होता है हेजिटेशन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं, आपको आता है, बट हेजिटेशन थोड़ा बार होता है, और नॉर्मली सबको होता है। और प्रिपरेशन कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा एआई को मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अभी क्या है ना कि एआई से कैसे आप कोड कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। कि आपको वो लैंग्वेज आना ज़रूरी नहीं है, बट एआई से कैसे मैक्सिमम काम निकाल सकते हो, ये जरूरी है। तो हर किसी को मैं सजेस्ट करता हूँ, और रवि भी सजेस्ट करता है। हम दोनों मतलब हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, बट वहां से पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करते, क्योंकि ना वो एक ये होता है कि लॉजिक सीख समझना भी पड़ता है, हर चीज वहां पे नहीं है। चैट जीपीटी अभी भी इतना नहीं मैच्योर कि हर चीज मिलेगा आपको।
आपको डिजाइन के बारे में मिल सकता है, बट लॉजिकल थिंकिंग में फेल होता है अभी भी। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि मतलब जब मोस्ट ऑफ द। कोड बेस अपना बड़ा हो जब अपना कोड बेस बड़ा हो जाता है ना, उसके बाद एआई टूल भी अपने आप पे उसमें कुछ ना कुछ गलत डाल देता है। तो वहां पे आपका ही नॉलेज वहां पे लगेगा कि आपको खुद को दिमाग लगा के समझना होगा कि प्रॉब्लम किधर है, आपको ही हम्म। रिजॉल्व करवाना होगा। सपोज आपका कोड बेस इतना बड़ा हो गया, 3 4 फाइल एक नेस्टेड फाइल की तरह बन गया है एक लॉजिक के लिए, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे चैट जीपीटी में कि आपको प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन कैसे मिल सकता है। और एआई खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि उधर कैसे इसको रिजॉल्व करना है, उसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगा। तो उस केस में तो एआई फेल है, अभी भी फेल है इतना हाँ एडवांस वो होने तो के बाद। है, बट मतलब कैसा होता है ना, जैसे कि हमने देखा है, मतलब हम एक्सपीरियंस करके आए, चैट जीपीटी कभी कभी ना वो उतना एक्यूरेट भी नहीं रहता मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी तो फेल होता है वो, कभी हमारे कभी कुछ भी एग्जिस्टिंग कोड। कोड में भी वो रॉन्ग कोड ऐड कर देता है। हाँ। तो सजेशन है कि मतलब सीख लो, सब लैंग्वेज सीखना जरूरी है। और दूसरा बात है कि हम आपको अगले वीडियो में भी बताएंगे कि हम प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि ना प्रॉम्प्ट बहुत ज़रूरी है। आपको प्रॉम्प्टिंग हमने मतलब सभी, हम जब टीम है हमारी, हमने पूरा प्रॉम्प्ट का 6 महीने का कोर्स किया है। तो हमें पता है कि प्रॉम्प्ट कौन सा प्रॉम्प्ट कहाँ पे डालना है, कौन से इंस्ट्रक्शन देना है उसको, और कैसे काम करता है वो एग्जैक्ट। क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द टाइम हम एआई पे ही काम करता है, मैं तो बैकएंड से एआई पे ही काम करता हूँ, तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पता है कि क्या क्या होता है, एआई कैसे काम करता है, कैसे उसको मतलब काम करवाना, मोस्ट ऑफ काम करवाना उससे बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब किस तरह से प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। तो ये डिस्कशन हम अगले इसमें करेंगे। कुछ रवि बताना चाहे तो बता सकता है अभी। हाँ, एआई बेसिकली आप एआई का हेल्प लो, लेकिन आपको लैंग्वेज का बेसिक प्लस एडवांस लेवल पे आना चाहिए कुछ कंपनी में टिकने के लिए। लेकिन हाँ, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको अगर कोई लैंग्वेज का बेसिक प्लस थोड़ा सा हाई लेवल पे आ जाता है ना, तो आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। और मेन इंटरव्यू क्लियर करना, आपको एक्सप्लेन कर पाना आना चाहिए। इंटरव्यू में ज्यादातर लोग वाइवा में ही कट जाते हैं, मतलब जब फेस टू फेस इंटरव्यू होता है ना, उसी में ही लोग बच्चे कट जाते हैं, क्योंकि उनको एक्सप्लेन करना ही नहीं आता है कि सपोज किसी ने पूछ लिया कि ये क्या होता है। पहले तो हमको वो सोचना होता है कि वो क्या है, उसके बाद उसको उसके बारे में हमको वर्ड फॉर्मेशन करना होता है, उसके बाद उसको ना होता है। इतने में ही इंटरव्यू समझ आता है कि इसको एक्सप्लेन करना ही नहीं आता है। तो उसके लिए हम्म। आपको ना इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करना होगा। एंड जब इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तब जाके एआई का आपको काम आ सकता है। यहाँ जॉब पे टिकना है तो कैसे टिकना है, आपको कैसे कुछ भी रिजॉल्व करना है तो कैसे करना है, तो उस केस में जाके, लेकिन पहले तो आपको जॉब क्रैक करना होगा। हाँ, और जॉब मतलब कैसा है कि कभी कभी ना क्या होता है, मैं फेस किया हूँ। सही है भाई, आपको आता है, सब कुछ आता है, मुझे भी आता है, बट ना वो जब इंग्लिश, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इस फील्ड में आना है तो इंग्लिश अच्छे से बात करना तो आना चाहिए भाई, कन्विंस करना आगे वाले, कन्विंस नहीं कर पाओगे तो आपको लिया नहीं जाता यहाँ पे, सिंपल सी बात है। राइट। तो कोई भी कितना भी बहादुर हो, जितना इंग्लिश, मैं तो मानता हूँ कि भाई इंग्लिश होगी, थोड़ा टॉपिक का नॉलेज होगा, आप बक दो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा, मतलब आपको ये कर देगा, ज्वाइन ज्वाइन करवाएगा। ऐसे होता है, मैंने देखा है। मैंने 25-30 कंपनी का इंटरव्यू दिया है ऑलरेडी, बट एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम था कि मेरा, मतलब मैं तो डेफिनेशन, जैसे कि रिएक्ट की डेफिनेशन वो तो हमें पता है, हम रट्टा मार के रखे, बट जब आगे चल के किसी अलग क्वेश्चन पूछते हैं, जनरल जनरल भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सपोज दिस, मतलब कुछ भी, एक आपको मतलब एक क्लू दिया जाता है, तो कैसे रिजॉल्व करने की एक प्रॉब्लम दिया जाता है, तो उस टाइम पे ना मैं सजेस्ट करूंगा कि सबको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। अगले वाले में हम बताएंगे कि कैसे एआई प्रॉम्प्ट लिखना है, मतलब हम बता देंगे आपको कि कैसे करना है, क्या क्या कैसे किस तरह से, मैं भी बता दूंगा कि बैकएंड में कैसे प्रॉम्प्ट लिखना है,
मतलब किसी भी, जैसे कि हम बड़े बड़े, मतलब हमारे ऐप में काम करते हैं बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे स्टार्ट करें, कैसे कोड अरेंज करें, इसके बारे में हम कल बताएंगे। थैंक यू रवि, एंड थैंक यू या गाइस। एंड लास्ट, सबको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको अच्छे अच्छे नॉलेज देंगे हम आगे चल के। तो थैंक यू।